हेलो एवरीवन। बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 5 में जेनरिक इलेक्टिव में एक सब्जेक्ट है ये आपका अनुवाद करके, अनुवाद व्यवहार सिद्धांत एक सब्जेक्ट है। तो इस सब्जेक्ट का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो क्या रहने वाला है वो हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इसमें टोटल आपके 4 यूनिट्स हैं। बेसिकली ये जो सब्जेक्ट है आपका ये ट्रांसलेशन से रिलेटेड है। मे बी आपने कितने लोगों ने आई डोंट नो पढ़ा हो सेकंड ईयर के अंदर सब्जेक्ट पढ़ा होगा ट्रांसलेशन स्टडीज़। हो सकता है आपने पढ़ा हो या नहीं भी पढ़ा हो, कोई इसमें बड़ा इशू नहीं है। तो ट्रांसलेशन स्टडीज़ वो आपका इंग्लिश में था और ये आपका अनुवाद है, ये हिंदी में है। बस इतना समझ लीजिए। ट्रांसलेशन के आसपास ही इस सब्जेक्ट की सारी टर्मिनोलॉजीज़ घूमेंगी कि ट्रांसलेशन होता क्या है, ट्रांसलेशन का प्रोसेस क्या होता है, ट्रांसलेशन में समस्याएं क्या क्या आती हैं, ट्रांसलेशन का नेचर क्या है, टाइप्स वगैरह, ये सब चीज़ें आपको इन 4 यूनिट्स के अंदर पढ़नी है। ट्रांसलेशन के अंदर आप देख सकते हो बैंकिंग ट्रांसलेशन यानी बैंकिंग अनुवाद, विधि अनुवाद, प्रशासनिक अनुवाद, जनसंचार, ये सब चीज़ें आप लोगों को पढ़नी है। तो अब यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ। इसका पहले क्वेश्चन पेपर का पैटर्न समझ लीजिए किस तरह का हो सकता है। इसके अंदर टोटल 5 या 6 क्वेश्चन आ सकते हैं आपके। हर क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस रहेगी, ठीक है। हर क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस रहेगी। 5 या 6 क्वेश्चन आप लोगों के आ सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस आपके 15 मार्क्स के होंगे, कुछ क्वेश्चन आपके 10 मार्क्स के होंगे और कुछ क्वेश्चन इवन 5 मार्क्स के भी आ सकते हैं। 5 मार्क्स के क्वेश्चन किस तरह से आ सकते हैं वो भी आपको इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये है कहानी कि 5 से 6 क्वेश्चन होंगे। हर क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस होगी। हो सकता है शुरू के आखिरी के 1-2 क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस ना भी हो, लेकिन मोर देन 50% पेपर के अंदर आपकी हर एक क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस रहेगी और 15, 10 और 5-5 मार्क्स से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो ये तो थोड़ा पैटर्न हो गया। अब थोड़े हम क्वेश्चंस इसके देख लेते हैं किस तरह से बनते हैं। ये आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन मैं डिस्कस करने वाला हूँ, भारत के बहुभाषी परिदृश्य के स्वरूप को स्पष्ट कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, कोश ग्रंथ को परिभाषित करते हुए वर्तमान समय में इसकी उपयोगिता को सिद्ध कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है, अनुवाद का अर्थ स्पष्ट करते हुए अनुवाद प्रक्रिया पर प्रकाश डालिए, यानी कि ट्रांसलेशन का मीनिंग बताना है और ट्रांसलेशन का प्रोसेस भी बताना है। कोश ग्रंथ की परिभाषित करना है और इसको बताना है कि इसकी उपयोगिता क्या क्या है। इसके बाद क्वेश्चन है हमारा, परिभाषिक शब्दावली के महत्व को बताते हुए ज्ञान विज्ञान एवं तकनीकी क्षेत्रों के अनुवाद की समस्याओं का विवेचन कीजिए। आपको पारिभाषिक शब्दावली के महत्व को बताना है और साथ साथ ये भी बताना है कि ज्ञान विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र जो होते हैं उनके जो अनुवाद होते हैं उनको करने में क्या क्या समस्याएं आती हैं। इसके बाद है, किन्हीं 2 प्रयुक्ति क्षेत्रों की पारिभाषिक शब्दावली की तुलना कीजिए। जो इसमें अलग अलग प्रयुक्तियाँ हैं अनुवाद की, उनमें से किन्हीं 2 की आपको पारिभाषिक शब्दावली की तुलना करनी है। इसके बाद सृजनात्मक साहित्य के अनुवाद की समस्याओं पर प्रकाश डालिए। सृजनात्मक साहित्य के अनुवाद की समस्याओं पर प्रकाश डालिए, ठीक है। जो सृजनात्मक साहित्य होता है, इसको आई थिंक क्रिटिकल राइटिंग भी शायद बोलते हैं इंग्लिश में। इसका जो अनुवाद होता है, इसका जो ट्रांसलेशन होता है, उसको करने में क्या क्या समस्याएं आती हैं वो बताना है, ठीक है। इसके बाद है, अनुवाद की व्यावसायिक संभावनाओं पर प्रकाश डालिए। इसके बाद है आपकी प्रशासनिक एवं बैंकिंग अनुवाद की संभावनाओं पर प्रकाश डालिए। ये आपके कुछ ऐसे क्वेश्चन होगा जो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं आप लोग, मैंने 5-6-7 क्वेश्चन डिस्कस करे। इसमें से आपके क्वेश्चन ज़रूर से आ सकते हैं। काफ़ी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये डिस्कस करे हैं। अब ये तो आपके जनरल क्वेश्चन होगा, इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन कुछ प्रैक्टिकल टाइप क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। वो किस तरह से होंगे वो समझिए आप लोग। अब जैसे इसमें जो क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको कोई भी पैराग्राफ दिया जा सकता है। जैसे यहाँ पे देखिए, नीचे दिए गए अनुच्छेद का हिंदी में अनुवादन कीजिए, नीचे दिए गए अनुच्छेद का अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा इंग्लिश में एक पैराग्राफ दिया जाएगा, आपको उसको ट्रांसलेट करना होगा हिंदी में, या फिर भी ऐड कर सकता हूँ उसमें, और मैं और भी ऐड कर सकता हूँ। क्यों? दोनों भी आ सकते हैं, एक भी आ सकता है। दोनों क्या? दूसरी चीज़ क्या कि आपको हिंदी में पैराग्राफ दे दिया जाएगा, उसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा। ऐसा भी आ सकता है। दोनों भी आ सकते हैं, दोनों में से कोई एक भी आ सकता है। क्या आ सकता है? इंग्लिश का कोई पैराग्राफ दे दिया जाएगा, उसको आपको हिंदी में ट्रांसलेट करना होगा, और हिंदी का कोई पैराग्राफ दे दिया जाएगा, उसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा, ठीक है। ये मेनली अगर आएगा ट्रांसलेशन का तो फुल फ्लैज क्वेश्चन नहीं, 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है बिल्कुल।
और यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि कुछ शब्द आपको दे दिए जाएंगे, वो शब्द इंग्लिश में होंगे, उसको आपको हिंदी में ट्रांसलेट करने को बोला जा सकता है, या फिर वो शब्द होंगे इंग्लिश में, वो होंगे हिंदी में और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने को बोला जा सकता है। शब्द वाली चीज़ें, मान लो यहाँ पे 10-12 शब्द लिखे गए हैं, जिसमें से कहा जाएगा कि इनमें से किन्हीं 5 शब्द का अंग्रेज़ी प्रतिपद लिखिए, या फिर इनमें से किन्हीं 5 पद का हिंदी प्रतिशब्द लिखिए। इस तरह से क्वेश्चन आप लोगों के एग्ज़ाम में आ सकते हैं। अब वापसी अगर मैं सिलेबस में चलूँ अपने, तो यहाँ पे सिंपल सी बात है यार, क्वेश्चन डायरेक्टली आते हैं, ठीक है। मोर देन 75% पेपर डायरेक्ट क्वेश्चन आया है। अनुवाद का प्रोसेस पूछ लिया आपसे, और या फिर अनुवाद का कोश ग्रंथ के बारे में पूछ लिया, अनुवाद के अंदर जो समस्याएं होती हैं अलग अलग क्षेत्रों में वो आपसे पूछ ली, अनुवाद का जो प्रोफेशनल जो इसका समस्या होती हैं वो आपसे पूछ ली। इसके अलावा ये प्रशासनिक या बैंकिंग अनुवाद के बारे में पूछ लिया आपसे, ठीक है। सर्जनात्मक साहित्य क्या होता है, इसके अनुवाद में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं वो पूछ लिया आपसे, सामाजिक विज्ञान, ये सब चीज़ें। तो इस तरह से क्वेश्चन आप लोगों के आएंगे। और याद रखिएगा प्रैक्टिकल टाइप क्वेश्चन ज़रूर आएगा, वो अंग्रेज़ी से हिंदी या हिंदी से अंग्रेज़ी में अनुवाद वाला क्वेश्चन, ठीक है जी। तो यही सब है इस पेपर में, इतना कोई डिफ़िकल्ट पेपर नहीं है। काफ़ी स्टूडेंट इस पेपर को काफ़ी टाइम से पूछ रहे थे, तो जितना मुझसे पॉसिबल हो पाया मैंने आपको बताया है इस वीडियो में। अभी के लिए वीडियो में इतना ही, थैंक यू।